अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। ये मकौला तो आपने सुना होगा कि आंखें हज़ार नेमत। चलें, आप अगर इस मकौले पे यकीन नहीं करते, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों का उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होता जब तक दुख तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। अगर आप इस मकौले पे नहीं भी बिलीव करते तो उन लोगों से पूछ के देख लीजिए जिनकी दुनिया अंधेर है, उनको नज़र नहीं आता, उनको ना ये सतरंगी दुनिया नज़र आती है, ना वो अपना कामकाज प्रॉपर कर सकते हैं, ना वो दुनिया की भाग दौड़ में उस तरह हिस्सा ले सकते हैं जिस तरह हम आंखों वाले इसमें शामिल हैं। लेकिन ये आंखें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी का शिकार होने लगती हैं, धूल धूप धुएँ और मुख्तलिफ वजूहात पे। लेट्स से एथरोस्क्लेरोसिस 50 साल बाद शुरू हो जाते हैं, हमारी नाड़ें सिकुड़ने लगती हैं, अंतड़ियाँ सिकुड़ने लगती हैं, नर्व्स इंटरनल स्वेलिंग का शिकार होने लगती हैं, हमारे आई लेंस जो हैं वो स्टिफ होने लगते हैं, पूरी तरह रिफ्लेक्टिंग कर सकते। फिर कुछ सूरतों में सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया उतरने लगता है। तो कभी ब्लर विजन हो जाती है, कभी धुंधली विजन हो जाती है, कभी डबल विजन हो जाती है। ये सारी चीज़ें इनके मैं बात तो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि बुढ़ापे में हमें ये सामना करना पड़ता, वो तो सबको सामना करना पड़ता है। क्यों सामना करना पड़ता है मैं इस पे भी आऊँगा। लेकिन आजकल तो मासूम बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी ऐनक लगाने लगे हैं। उनकी नज़र काम नहीं करती, नज़र काम नहीं करती तो सर दर्द भी होने लगता है। जब वो फोकस ही नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई पे, वो उस तरह अपनी तवज्जो ही मरकूज नहीं कर सकते जिस चीज़ को उन्होंने याद करना है या सबक पढ़ना है, तो उनके सर दर्द तो आएगी ना, क्योंकि वो कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो ये तो उस धूल धूप का नतीजा नहीं है, ये तो सफ़ेद मोती काली मोती का नतीजा नहीं है, ये तो वो आई लेंस का और उसका प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक्चुअली इन बिल्ट है प्रॉब्लम, कुछ और है जो प्रॉब्लम बच्चों में भी पैदा कर रहा है और मासूम बच्चों में पैदा कर रहा है जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं। छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 साल सब इस मर्ज का शिकार होने लग गए हैं। मैं हल्का सा उसकी वजाहत में जाने से पहले हल्का सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी पांचों हिस्से जो हैं ये काम कैसे करती हैं। लेट्स से ये साइट जो है हमारी, ये आंखें जो हैं हमारी देखती हैं, जो हम देखते हैं वो हमारी, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, पीछे लेंस की मदद से रिफ्लेक्सेस में चले जाते हैं। रिफ्लेक्सेस में चले जाते हैं जहाँ पे बेशुमार न्यूरॉन्स हैं, वो इसको दिमाग में तेज़ी से शिफ्ट कर देते हैं, इसका अक्स शिफ्ट कर देते हैं। अभी दोनों आंखों का, जैसे मैंने डबल विजन का कहा आपको, तो दोनों आंखों का, मैं जब फौज में था तो वो कहते थे विच इज़ योर मास्टर आई। मास्टर आई, व्हाट इज़ मास्टर आई? ये कि आपकी डोमिनेटिंग आई कौन सी है। डोमिनेटिंग आई कैसे आप तलाश कर सकते हैं? डबल विजन क्यों होती है? क्यों इनकी कोइंसिडेंस एक नुक्ते पे नहीं हो रही दोनों आंखों की, या एक तरह का अक्स एक जगह पे मुनक्स नहीं हो रहा? जब अलग-अलग अक्स मुब्तला करेंगे फिर ऐसे नज़र आएगा जैसे डबल विजन का आपको चार्ट पे देख रहे हैं। आप अगर ज़रा एक लम्हे के लिए ज़रा सा ऐसे कोई अंगूठा या कोई चीज़ ले लें और सामने कोई 10-12 फुट पे कोई चीज़ ऐसे देख लें पतली सी, तो आपको तयन हो सकेगी। हम लोग जो फायरिंग में हिस्सा लेते हैं वो तो इस चीज़ का तयन करते ही हैं कि हमारी मास्टर आई कौन सी है। तो इस चीज़ का देखें, इस तरह करें और दोनों आंखों से देखें, और वो चीज़ अगर बारीक सी चीज़ छुप जाए तो फिर बारी बारी एक आंख बंद करके देखें कि किस आंख से नजर आता है और किस आंख से वो हटा हुआ उस लाइन से नजर आता है। जिस लाइन से हटा हुआ नजर आए दैट इज नॉट योर मास्टर आई, जिस लाइन में नजर आए वो दैट इज योर मास्टर आई। ठीक है। और ब्लर विजन तो मैंने बताया कि जब वो कमजोरी आने लगती है, जब प्रॉब्लम आने लगता है तो धुंधला विजन तो हो जाएगा तब। लेकिन ये मासूम बच्चों में एक प्रॉब्लम क्यों आने लगता है? ये जो आई साइड जो सामने से रिफ्लेक्शन आ रही है, जो सामने से चीज़ों पे रोशनी पड़ रही है, वो हमारी साइड से हमारी नज़र उनको देखती है, वो वापस रिफ्लेक्ट करती है और एक्सिस जो है उनको हमारी रिफ्लेक्सेस में मुंतला करता है। ये साइट भी उन पांचों हिस्सों का हिस्सा ही है ना। सबसे पहली चीज़ साइट जो विजन है हमारी, टच टेस्ट स्मेल, और ये पांचों हिस्सों जो है जिनकी मदद से हमारी बॉडी काम करती है, उनका सबसे पहला हिस्सा है। और इसमें जब अक्स प्रॉपर नहीं जाएगा और जब न्यूरॉन्स उसको प्रॉपर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे दिमाग में, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम बच्चों में भी आने लगते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं ये ज़रूर वजाहत करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हो जाता है।
आप चार्ट पे देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सेस जो है ये C1 C2 से कंट्रोल होती हैं। जहाँ C1 C2 जहाँ पे हमारे एल्टस और पहले दो वर्टेब्रास हैं, जहाँ से हमारा दिमाग जो है वो इस नर्वस सिस्टम के दूसरे से यानी स्पाइनल कॉर्ड से मुंसलिक होता है। हमारा स्ट्रक्चर अगर वीक हो जाएगा तो जाहिर है प्रॉब्लम आएगा। स्ट्रक्चर इस पे दिमाग भी खड़ा है और बॉडी का पूरे हिस्से टांगे वगैरह भी खड़ी हैं। 69 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है और ओवरऑल बॉडी में 1 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। और अगर ये सारे वक्तन फ़क्तन अगर तेज़ी से दिमाग को हमारी ये पांचों हिस्से मुंतकिल नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हर सेंस में आने लगेगा। साइट में उस वक्त आने लगता है जब C1 C2 में कंप्रेशन आ जाती है एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स की या रिफ्लेक्सेस में। C1 C2 में जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हैं दब जाती है। दब क्यों जाती है? दब क्यों जाती है? इसलिए कि हमारी हड्डियां 7 चीज़ों से बनी हैं: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। वी गेट दिस ऑल फ्रॉम डाइट, जो कुछ खाते पीते हैं हम। अब कुछ बच्चे रिलक्टेंट होते हैं कुछ चीज़ें खाने में, और कुछ बच्चे आजकल का लाइफस्टाइल चेंजेस में ऐसा आया है कि कुछ चीज़ें जिनसे हड्डियां बनी हैं, लेट से अगर विटामिन डी नहीं लेंगे सूरज की छांव में जिसमें मैक्सिमम होती है, तो उससे क्या होगा? कैल्शियम भी जज़ब नहीं हो पाएगी और हड्डियों का रिएक्शन, इन दोनों चीज़ों का ना होने से वीकनेस आने लगेगी हड्डियों में। जब हड्डियों में वीकनेस आने लगेगी तो फिर ये लाइफस्टाइल जो आजकल बच्चों ने इख्तियार किया हुआ है कि सर झुका के बैठना, कंप्यूटर देखना, मोबाइल पे सारा दिन लगे रहना, इंडोर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहना, आउटडोर एक्टिविटीज़ ना करना, खेलों में ना जाना, कम से कम जाना, कम से कम एक्सपोजर टू द सन रेज, दैट टू ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। सुबह की शुआएं जो बिल्कुल सूरज निकल रहा होता है, ठंडी शुआएं कहलाती हैं, और मगरिब से पहले आजकल 6 बजे लेट से आप कह दें, वो सूरज जब निकलता है उसकी शुआएं बिल्कुल आपको तेज़ी गर्माहट नहीं देंगी, ठंडी शुआएं वो आएंगी और आपके जिस्म में आपकी स्किन प्रोड्यूस करती हैं रिस्पॉन्स टू द अल्ट्रावायलेट रेज। तो जब इन चीज़ों का रिएक्शन नहीं हो पाता और बच्चे पोस्चर टेढ़ा करके बैठते हैं, सर झुका के बैठते हैं, कंप्यूटर में हो या मोबाइल में हो, तो उस सूरत में पोस्चर में चेंजेस आने लगती हैं। पोस्चर टेढ़ा होने से प्रॉब्लम आने लगती है। और अगर ये सबलक्सेशन, ये जो पोस्चर में टेढ़ा होने से चेंजेस आने लगी है, दैट इज नर्व कंप्रेशन, अगर C1 C2 से आ जाए तो उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं वो वहाँ से न्यूरॉन्स पूरी तरह दिमाग में मुंतकिल नहीं कर पाते, जिससे आंखों में वीकनेस आने लगती है। जब आंखों में वीकनेस आते हैं फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये क्या हुआ, वो कहते हैं ऐनक लगा लो। नेक्स्ट 6 महीने बाद फिर जाते हैं, ये फिर सर में दर्द हो रहा है, सर का दर्द भी यहीं C1 से आता है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों पे जोर पड़ता है, पढ़ाई नहीं कर पाता, तवज्जो नहीं देता, उसमें तवज्जो अगर देने की कोशिश करे तो सर दर्द आने लगती है। तो वो क्या करता है, आपको कहता है कि जी ओके, पहले 0.5 की लगी थी, अभी 1 की ऐनक लगा दें। और बढ़ते बढ़ते मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 12-13 साल की उम्र में 6-7 तक उनकी विजन इतनी वीक हो जाती है। क्यों वीक हो जाती है? आप इसका इलाज ट्रेडिशनल तरीके से ही अगर करते रहेंगे, अगर ऐनक का नंबर ही बढ़ाते रहेंगे, तो फिर अल्टीमेटली उनमें बहुत वीकनेस आ जाएगी जो रिकवरेबल नहीं है। जिन नर्व्स में जो रिफ्लेक्सेस वीक हो जाएंगी, उनका संभलना या बाद में ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके इब्तिदा में टेस्ट कराइए। नंबर 1, उनके विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट कराइए कि बोन्स उनकी वीक ही हुई। उसके बाद जो अलाइनमेंट सफ़र की C1 C2 से, उसको ठीक कीजिए, उसको ठीक कराइए। कहाँ से? मैं अगर डायग्नोसिस आप कायरोप्रैक्टर से नहीं कराते तो उसका सिंपल टेस्ट है, आप MRI करवा दें बच्चे की। आप MRI करवा देंगे, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, उसके अगर ऐनक में फ़र्क आ रहा है, उसकी नज़र में फ़र्क आ रहा है, कंसंट्रेशन में फ़र्क आ रहा है, सर दर्द आ रहा है, और ये ऊपर का हिस्सा मुतासर हो रहा है जिसमें कानों में, आंखों में, सर में प्रॉब्लम, चेहरे पे आना शुरू हो जाता है, तो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। उसका ना खाने को दिल करता है, मतली आने लगती है, और उसमें कुछ सूरतों में तो चक्कर तक आने लगती हैं जब उठता बैठता है। तो उस उठने बैठने की उम्र में अगर ये उम्र नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम आया ना, सबलक्सेशन आ गई,
उसमें ऑक्सीजन मुंतकिल हो रहा प्रॉपर, और उसमें एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स में कंप्रेशन आ गई है, उसमें रिफ्लेक्सेस में कंप्रेशन आ गई है। कहाँ से? C1 C2 से। जब वहां से दर्द आएगा, वहां से कंप्रेशन आ जाएगी, तो आपकी आंखें भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। इसका इलाज नहायत आसान है। हम कायरोप्रैक्टर बगैर MRI के भी उसका डायग्नोसिस करते हैं। आप आइए, मैं आपको फौरन 1 सेकेंड में आपको डायग्नोस करके बताऊंगा कि वजह क्या है। जब उसमें प्रॉब्लम में आप हल्की सी कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट करा लेते हैं, तो उससे आपका नज़र का मज़ीद कमज़ोर होना नहीं रहता। ठीक हो जाती है नज़र, बेहतर हो जाती है नज़र, कंसंट्रेशन बेहतर होने लगती है। उसमें बच्चा कंसंट्रेट ज़्यादा कर सकता है। बड़ा है तो उसकी गर्दन में मूवमेंट और उसकी देखने की सलाहियत बढ़ने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन जाने लगती है, ब्लड जाने लगता है, कंप्रेशन दूर हो जाती है। और जब कंप्रेशन दूर होगी तो फिर जाहिर है उन चीज़ों में उनके रूट कॉज भी दूर करें, बुनियादी वजह भी दूर करें, दैट इज़ जो उनकी वीकनेस आई है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको भी दूर करें। और उस बच्चे को, अगर बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, छोटी उम्र का बच्चा है, तो उसको ये भी कहें कि पोस्चर अपना सीधा करके बैठे। अब मैं आपको कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट की तरफ दिखाता हूँ। नहायत आसान है, बहुत आसानी से, जस्ट 1 या 2 बार करने से। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ गया तो चंद बार शायद करना पड़े। इब्तिदा में ले आएंगे तो सिर्फ वंस इज इनफ, तो उससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नाउ स्टे विद मी, आई विल जस्ट शो यू कि कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। और अगले प्रोग्राम तक के लिए जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, आपको हर मुश्किल से महफूज रखे और आपकी सेहत अल्लाह ताला A1 रखे। अल्लाह ताला आपके और आपकी फैमिली को अच्छी सेहत अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।